तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ह्यूमैनिटीज स्क्वाड में। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 12 का थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि हो सकती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो बेटा, तो पहले तो एक चीज़ हम समझ लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। किसके बारे में? ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, कौन, हम ये क्यों करेंगे, उसके बारे में समझो। देखो बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सबको पता है। और हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसे हम कहते हैं यूएनडीपी। अब यूएनडीपी क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना। और इसी के अंडर एक और अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये देखता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग है, मतलब कि कौन सी कंट्री विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। ओके बेटा, तो आज हम जो करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेबल है अभी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें, मतलब कि हमारे जो कंट्रीज हैं वो कब डेवलप है होती है, कब नहीं होती, क्या क्या हमें नीड होती है, किस किस चीज की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो बेटा, पहला ही टॉपिक अपना बहुत अच्छा है और ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोग कहीं मजाक में मत लेके चलना आप लोग कि अरे यार क्या ही पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा समझ। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम आएगा उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? तो आपको पिलर्स बताने, किस चीज के? ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन से? मानव विकास के आपको 4 स्तंभ बताने हैं। पहला क्या है? पिलर, समता। दूसरा सतत पोषणीयता। तीसरा उत्पादकता। और चौथा सशक्तिकरण। अब इन चारों को समझते हैं। तो देखो बेटा, पहला मानव विकास का पहला जो स्तंभ है वो है उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। लोगों के उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। कहने का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम सभी को समानता मिलेगी, हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। अगर जब भेदभाव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अच्छे से अपना डेवलपमेंट करेंगे और इससे हमारा विकास होगा और साथ ही साथ किसका? बिल्कुल सही, देश का भी विकास होगा। दूसरा है बेटा पॉइंट अपना सतत पोषणीयता। अब ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोल देते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है? आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। तो सतत पोषणीयता का अर्थ ये होता है कि अवसर की उपलब्धि में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय और वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और इसमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करना पड़ेगा। अब देखो इस क्या है सतत पोषण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो बेटा, हम आज हैं, है ना, कल होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, पर एक चीज बताइए, अगर आज आप कुछ यूज कर रहे हैं लाइक पेट्रोलियम या कोई व्हीकल या जो भी है, तो हमें बेटा उसका यूज इस तरह से करना है जिससे कि हम तो यूज कर लें, प्लस में जो हमारे बाल बच्चे आएंगे, मतलब कि ये जो फ्यूचर की जनरेशन होगी वो भी उसका यूज कर सके, तभी तो डेवलपमेंट होगा। अब कैसे आप, अब ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो बेटा, आज हम लोग हैं, हम कार चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम सब कुछ। अब देखो क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम तो कम है हमारे पास, अब पेट्रोलियम कम है और इसी तरह से हम यूज करते रहेंगे तो क्या होगा? तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। अब जब नहीं बचेगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, आगे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा नहीं। तो सतत पोषणीयता का मतलब यही है कि आपके पास जितने अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है ना, तो आप उसका यूज करो, पर ये ध्यान में रखते हुए करो, इतना यूज करो जिससे कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके भी काम में आ जाए, वो भी उसका यूज उतना ही करे जितना आप कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका उत्पादकता। अब ये क्या होता है? ये उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम के उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम, इसमें मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को ज्ञान बढ़ाने का प्रयास और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। बिल्कुल। अब देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग हैं, ठीक है, अब ह्यूमन है हम लोग, बिल्कुल है ना, इंसान है ना या जानवर तुम लोग?
चलो ठीक है, ह्यूमन ही हो, तो ह्यूमन हो आप लोग, तो आपको तो भाई हम सपोर्ट करेंगे ना, आपको हम समर्थ बनाएंगे, जिससे कि क्या हो सके कि आगे इन फ्यूचर आप लोग अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के बेसिस पे क्या करो, इंडिया का डेवलपमेंट करो, इंडिया के जो फ्यूचर है उसे ब्राइट करो, उससे अच्छे की तरफ ले जाओ। तो इसीलिए उत्पादकता की बात की जा रही है कि आपको हर एक तरह के अवसर, हर तरह की एक फैसिलिटीज दी जाए, जिससे कि आप इंडिया के फ्यूचर हो और इंडिया के फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट कर सको, खुद भी ब्राइट हो, है ना। इसके बाद जो अपना आता है वो है फोर्थ। फोर्थ क्या है, सशक्तिकरण। अब ये क्या होता है, अब बेटा इससे तात्पर्य ये है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थन दे, जिससे वह विकल्प चुनने में स्वतंत्र। अब देखो बेटा, देखो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड लोग है ना, क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड लोग है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या, सबके पास है, पर ठीक है, बैक सॉरी 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 बेटा, सॉरी। सो ये चीज हम, मैंने थोड़ा फ्लो में आ गया मैं, है ना, तो हम, अरे यार ये प्रॉब्लम होती है। हम्म, क्या हो गया, हाँ, अब मैंने क्या बोला, बैकवर्ड बोला था। जो बैकवर्ड लोग हैं, अरे क्या हो रहा है, अब जो बैकवर्ड लोग हैं, अब देखो इनके पास ऑप्शन नहीं है ना बेटा, क्या नहीं है इनके पास, ऑप्शन है नहीं। अब ऑप्शन नहीं है तो भाई इनका सशक्तिकरण कैसे होगा, इनका डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, कैसे होगा। तो हम क्या देंगे, इन्हें ऑप्शन देंगे कि भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। इसी से तो क्या होगा, जो बैकवर्ड होगा, जो मतलब कि जो अपर होंगे, जो लोअर होंगे, जो मिड होंगे, उन सबका इक्वल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये अपने पास 4 पिलर्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। अब देखो बेटा, अब अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अप्रोचेस क्या होती है, उपागम, समझो ये चीजें, ठीक है, बच्चे नहीं हो, 12th क्लास में हो, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई मानव विकास के विभिन्न उपागम बताओ। पहला क्या है बेटा, क्या है, आय उपागम। अब ये क्या है भाई, ये मानव के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इसमें विकास को आय के साथ जोड़ के देखा जाता है। आय की उच्च स्तर बिल्कुल विकास के उच्च स्तर को दिखाता है। सीधी सी बात है, अगर मैं हूं, आप लोगों ने हमारी वीडियो अच्छे से देखी, अब भाई मिलियंस बिलियंस हमारे व्यूज चले गए, तो पैसा मेरे पास अच्छा है ना, हम पे पैसा अच्छा होगा ना, तो इससे मेरा, अगर कोई मेरे को देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि यार ये जो सर हैं इनके पास सब कुछ है और इनका डेवलपमेंट, मतलब कि मेरे पास सारी चीजें हैं ना। तो इसी तरह से बोला गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला अप्रोच ये होता है कि अगर हम सबके पास पैसा है तो हम लोग किस में आते हैं, अपर लोगों में, हम बैकवर्ड क्लास में नहीं आते। तो अगर किसी को डेवलपमेंट करना है तो उसको अपनी आय, अपना पैसा ज्यादा बढ़ा के रखना पड़ता है। इसीलिए घर वाले बोलते हैं पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, जिससे क्या होगा, आप लोगों का डेवलपमेंट होगा। अब आते हैं वेलफेयर अप्रोच में, जिसे हम कहते हैं कल्याण उपागम। ये क्या है, ये उपागम मानव के लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्षण के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखो सीधी सी बात है, वेलफेयर कौन करेगा, अब हम बैकवर्ड हैं, हम तो कर नहीं सकते। अब वेलफेयर की बात आ रही है तो वेलफेयर कौन करेगा, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो और हमारे साथ हमारी कंट्री का भी हो, तो हम पे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है भाई, कि इन्वेस्ट करेगा जिससे कि हम लोग अपना डेवलपमेंट करें और उसके साथ किसका डेवलपमेंट हो, इंडिया का डेवलपमेंट हो। समझ आया, ओके। तो थर्ड पॉइंट अपना है आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब इस उपागम में क्या है, ये देखो, आपने एक बेसिक नीड्स सुनी होगी ना, बेसिक नीड्स क्या होती है। अब देखो आप लोगों को क्या चाहिए, नॉलेज, शिक्षा, एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, भोजन, फूड, जल, पानी तो चाहिए, स्वच्छता, सफाई चाहिए, स्वास्थ्य, हेल्थ चाहिए, आपको रहने की जगह चाहिए। तो ये जो सारी चीजें क्या है बेटा, आपकी फंडामेंटल नीड्स है। अब इसमें क्या बोला है, इस उपागम के मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तावित किया गया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो भाई अगर मानव विकास करना है और या अगर हो चुका है तो हम लोगों के पास ये 6 चीजें तो रहनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं। अब देखो, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, अब अगर हमें पानी भी पीना है, स्वच्छ भी रहना है, हमें साफ भी रहना है, हेल्थी भी रहना है और हमारा एजुकेटेड भी रहना है, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को हमारी जो फ्यूचर होगा उसे हम अच्छे से क्या कर सके, आगे की तरफ बढ़ा सके।
अब आते हैं समता के बारे में, फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक बंदा आता है हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अब कहने का मतलब ये है कि देखो, अब इंडिया के अंदर सभी लोग हैं, अगर इंडिया के लोगों की, सभी लोगों की, ठीक है, पहुंच है हर एक रिसोर्स तक, किस तक? हर एक रिसोर्स तक, तो यही क्या है बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट है। यही क्या है बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ध्यान रखना एक चीज, जो पहला क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन करवाया पिलर्स वाला और दूसरा अप्रोचेस वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। कहीं सोच के बैठो नहीं आएगा, नहीं आएंगे करके जाएंगे नहीं, हम फर्रे बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, हमने अभी बात की थी किसकी? पिलर्स की। हमने बात की उपागम की। अब देखो, अब सीधी सी बात एक बोला गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग जैसे होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और कोई अनडेवलप्ड कंट्री है, तो इन दोनों जगह पे ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या असर होगा? यहाँ की सिचुएशंस कैसी होंगी और यहाँ की सिचुएशंस कैसी होंगी? अब क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आंसर होगा, तो देख लेते हैं। अब बोला गया है कि भाई उच्च स्तर वाले देश जहाँ पे मानव विकास बहुत उच्च है, हाई है, तो बोला इन देशों में सेवा जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है। मतलब कि जहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वहां पर नॉलेज पे, मतलब कि एजुकेशन पे और हेल्थ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। और इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, इनकी प्रायोरिटी होती है कि भाई गवर्नमेंट का पहला काम क्या है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोवाइड करे। दूसरा क्या है? राजनीतिक उपद्रव और सामाजिक अस्थिरता पर यहाँ नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे किसी भी तरह का सिविल वॉर या सोशल अनस्टेबिलिटी नहीं मिलती। तीसरा, यहाँ का सामाजिक विविधता नहीं है, यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के नहीं होते। मतलब कि वो जो जाति धर्म के नाम पे भेदभाव करने वाली बात होती है ना, कि हम इस कास्ट के हैं, हम उस रिलीजन के हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पे है? नॉर्वे, आइसलैंड, इंग्लिश हम कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, लैक्समबर्ग, कनाडा, यहाँ पर ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है बेटा? हाई है ना, हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल। अब पढ़ते हैं कहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है बेटा? लो है। अब ये क्या हम पढ़ रहे हैं? अभी तो हमने हाई पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लो। अब क्या होता है? अब देखो, इसमें बोला गया है सामाजिक सेवाओं में सरकार के द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। मतलब कि देखो, सामाजिक सेवाएं हैं जो सोशल, मतलब कि हमें जो फैसिलिटी चाहिए उसमें गवर्नमेंट उसी में निवेश करती है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा, इन देशों में प्रतिरक्षा और गृह कलेश, मतलब कि यहाँ पे क्या क्लर्क की बात कर रहे हैं कि मतलब कि जो देश के अंदर ही यहाँ पे अशांति होती है और इसे मेंटेन करने में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगता है। और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो बहुत ज्यादा स्लो होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज होगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे सब कुछ ओके है तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? तेजी होगा ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी होगा यार। अगला है फोर्थ पॉइंट, अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। सही बात है कि भाई जहां पर मानव विकास कम है वहां पे लड़ाई हो रही है, सिविल वॉर हो रहा है, अकाल पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डिफरेंसेस होते हैं। जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, क्या बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी होगी ना, और यहाँ पे सारी चीजें ठीक, ज्यादा बुरी भी होगी और ज्यादा अच्छी भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे जो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। ध्यान रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन यहीं से आने हैं, कहीं और नहीं जाने की जरूरत, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें बोला गया कि अभी तो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? HDI क्या था? फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यही क्या देखती है कि भाई मानव विकास हुआ या नहीं हुआ। तो ये HDI बोलती है जहां पे 3 चीजें हैं वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब कैसे, वो कौन सी 3 चीजें हैं भाई, समझते हैं। तो पहला यहाँ पे है हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है रिसोर्सेज। देखो, पहले हेल्थ में ये बोल दिया गया है कि भाई जहां पर सभी लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज है, प्लस में जो बर्थ रेट है वो अच्छा है, वहां उसका पहला क्या है, उस जगह को हम डेवलपिंग कंट्रीज में मान सकते हैं। दूसरा, सभी के पास एजुकेशन हो, मतलब कि जो हमारे टीनेजर्स हैं और जो हमारे बच्चे हैं उन सबको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। और तीसरी चीज क्या है? संसाधनों तक कि भाई जो लोग हैं उन सब की पहुंच होनी चाहिए, कहां तक?
हर तरह के संसाधनों से, क्योंकि अगर संसाधनों रिसोर्सेज तक अगर पहुंच नहीं होगी तो क्या हमारे लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि अगर पहुंच नहीं होगी तो उसका यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा, और इस तरह से हम अनडेवलप्ड कंट्री बने रहेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से, ये है अपना चैप्टर थर्ड, इससे हमने कर लिए 4 क्वेश्चन। ध्यान रखना इन चारों में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मुंह मत बनाओ, पढ़ के जाओ। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर के बारे में। अब एग्रीकल्चर क्या है? कृषि, क्या कहते हैं इसे? कृषि। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, चलो भाई कृषि की बात कर रहे हैं। अब कृषि क्या है समझो। अब देखो भाई, एक ना थोड़ा सा एक होती है झूम खेती, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं लिख पाया, समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो बेटा, एक जमीन का टुकड़ा है अपना हीरा, क्या हो गया ऐसे, है ना। फिर दूसरा जमीन का टुकड़ा हो गया, ये तीसरा जमीन का टुकड़ा हो गया। अब इस पे हमने एग्रीकल्चर किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, पर कैसे? देखो भाई, हमने क्या किया, पहले इस पे एग्रीकल्चर किया 5-6 महीने और इसे छोड़ दिया 1 साल के लिए, फिर हम गए इस पे, फिर हम गए उससे भी छोड़ दिया सेकंड वाले को, फिर इस पे। तो भाई क्या होता है झूम खेती कि जिसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि खेती के बाद उस भूमि पर जो बची कुची जो पौधे होते हैं उसे जला दिया जाता है। और इस खेती को हम झूम खेती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम जमीनें चेंज करते रहते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि भाई ये खेती इसलिए की जाती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन बढ़ सके किसी एक खेत का। तो ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ध्यान रखना इससे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, सेकंड बुक का एक यही अपना चैप्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेबल, आपको आना चाहिए कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर में, किसमें? जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना, भारतीय कृषि। देखो, अब इंडियन एग्रीकल्चर है, उसकी प्रॉब्लम्स बताओ कि मतलब कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, अगर नहीं किया पिटोगे फिर। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें है पहला क्वेश्चन, देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई अपने पास। मिश्रित कृषि की विशेषता बताइए और उनके प्रमुख क्षेत्र लिखिए। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? बेटा ऐसी कृषि, ऐसी कल्टीवेशन, ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें से हम फसल उगाते हैं प्लस में हम क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। ऐसी जो खेती होगी उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि। वेरी गुड। फिर दूसरा बोला गया है चारे वाली फसलें हम उगाते हैं इसमें, जिससे कि जानवरों को चारा भी मिल सके। अब पूछ लिया जाए कौन कौन से जानवरों को पाला जाता है, तो मवेशी, भेड़, सुअर, कुटकुट, इन सबको पाला जाता है। इसमें खेतों का क्या होता है बेटा? मीडियम ही होता है, ज्यादा नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं, मीडियम होता है। बोला गया है इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कदमुल, ये फसलें उगाई जाती हैं। और इसके थ्रू क्या होता है बेटा, हम कहीं ना कहीं अपनी मृदा की, अपनी फर्टिलाइजेशन बचा लेते हैं लैंड्स की। और बोला गया है ये एग्रीकल्चर कहाँ होता है? जहां जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वहां पे, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि यूरोप, यहाँ नीचे नाम दिए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा 5 नंबर में, तो आपको ये पूरी चीजें बतानी है और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ध्यान रखना ये चीज। अगला है रोपण। अब रोपण कृषि क्या होती है समझो। तो रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, सीधी सी बात है, हम व्यापार के लिए इसका यूज करते हैं, ये खेती करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कृषि की, देखो बेटा कृषि की हमने, और कृषि करके हम मार्केट में गए, सेल किया, पैसा कमाया, प्रॉफिट लिया, बस अपना काम खत्म। अब बोला गया है कि इसमें कौन कौन सी फसलें भाई? चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, सॉरी केले, अनानास, ये एग्रीकल्चर किया जाता है। अब बोला गया है इनके बागान होते हैं भाई, और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब देखो एक चीज समझो कि इसमें बोला गया कि बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ी, सॉरी, अब देखो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं एक चीज, और ध्यान से समझना प्लीज यार। देखो अब इतनी बड़ी जमीन होगी, ड्राइंग पे मत जाओ, बहुत गंदी है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे खेत मान लेते हैं। अब देखो बहुत बड़ा खेत है, क्या बेटा? बहुत बड़ा खेत है। अब ये जो बहुत बड़ा खेत है, इसे मेंटेन, इसे कंट्रोल करने में भी तो टाइम लगेगा ना।
और इसमें लेबर भी बहुत ज्यादा लगेगी, इसमें कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगेगी ना। तो ये ध्यान रखना है ये चीज कि भाई क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पर हम इसका यूज मार्केट में बेचने के लिए करते हैं, ये बागान है। और साथ ही साथ बोला गया है इसके रख रखाव को, इसके चलाने के लिए हमें क्या होता है बेटा, हम बहुत ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें देखो, इसमें बोला है उच्च प्रबंध तकनीकी का यूज, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है खेती करने के लिए, जिससे जल्दी जल्दी खेती करें और जल्दी जल्दी से बेच दिया जाए। फिर इसमें बोला गया है ये एक फसली कृषि है जिसमें फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है, मतलब कि हमें मतलब नहीं किसी चीज से, हम बस फसल करेंगे और उसे बेचेंगे, हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है। और इसमें बोला गया है इसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर, अभी मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे लेबर भी ज्यादा लगेगी ना। अब देखो सीधी बात है, अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड व्हाट, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है ये कि अगर, ठीक है, लैंड बढ़े, ठीक है, तो लेबर क्या होगी, बड़ी होगी ना, ज्यादा लगेगी, क्योंकि जमीन बड़ी है, उससे वो काम करेंगे। तो कोई एक बंदा तो भाई 10-15 एकड़ में काम नहीं करेगा ना, तो बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो आपकी ये हो गई रोपण कृषि, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। फिर से एक बार ध्यान रखो, किसे मार्केट में सेल करने के लिए रखा गया है। इसमें क्या होता है, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास जैसी फसलें होती हैं। इसका जो लैंड होता है, जमीनें होती है, बहुत बड़ी होती है, इसे मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है। हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जल्दी जल्दी एग्रीकल्चर करने के लिए, और इसमें बहुत सारे श्रमिक लेबर का यूज किया जाता है। और खास तौर पे यहाँ पे स्थानीय, मतलब कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, जहां पर हम खेती करते हैं वहीं के स्थानीय लोगों की मदद लेते हैं एग्रीकल्चर करने में, और उसके बदले उन्हें कुछ पैसा दे देते हैं। इसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन है, बहुत प्यारा उम्दा क्वेश्चन आया है, डेयरी कृषि की विशेषता होती है। अब डेयरी कृषि क्या होती है समझो, इसका अर्थ समझ लो पहले, अर्थ समझो ना समझो चलो समझ लेते हैं। ये एक विशेष प्रकार का कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए, दूध के लिए। इसमें स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पे ध्यान दिया जाता है। अब देखो सीधी बात है, हमने जानवर पाला किस चीज के लिए, दूध के लिए, ठीक है। अब सीधी बात है, दूध के लिए पाल रहे हैं तो हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, ब्रीडिंग पे ध्यान देना मतलब प्रजनन पे, और अगला उनकी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल। अब उनके लिए क्या किया जाता है, घर बनाए जाते हैं, घास के सिंचित भंडार होते हैं खाने पीने, और उनका दूध के उत्पादन के लिए हम यंत्र लाते हैं। मतलब कि इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, किसका, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज्यादा लगता है, क्योंकि हम उच्च टेक्नोलॉजी मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर बोला गया श्रम, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो नगर के लोग होते हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका यूज किया जाता है। कि जैसे कि देखो दूध, यार मिल्क निकालने, दूध निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मशीन का यूज तो करते हैं ना। अब जब मशीन का यूज करेंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं मशीन से ही हो जाएगा, वहां पे एक लेबर लगेगी। और जो डेयरी फार्मिंग होती है इसमें बहुत सारे जानवरों को पाला जाता है, और उसी हिसाब से यहाँ पे क्या लगती है, लेबर भी बहुत ज्यादा लगती है। अगला है बेटा बाजार। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हमने कहीं दूर पे, कहीं दूर गाँव से मतलब मार्केट से बहुत दूर अगर हम डेयरी कृषि कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो दूध है, जो मिल्क है, क्या आप पसंद करते हो कि मतलब कि यार 3-4 दिन पुराना उबला 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 दूध पियो, नहीं ना, ताजा दूध पसंद करते हो। तो ये इसी ऐसी जगह पे स्टैब्लिश किया जाता है ये एग्रीकल्चर, जिससे कि ये जल्दी से कहाँ पहुंच सके, बिल्कुल सही, मार्केट में पहुंच सके, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है मेनली, उत्तर पश्चिमी यूरोप में और कनाडा के अंदर ये एग्रीकल्चर किया जाता है। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। अब ये क्या होता है, पता है किसी को, अरे बोलो भाई। अच्छा चलो ठीक है, समझ लो, एक को पता है बस, बताओ। अब देखो इसमें बोला गया है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। अब बोला ये कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। अरे मतलब एक रिलीजन जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वहां पे ये विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों का उत्पादन पे बल दिया जाता है, मतलब कि जोर दिया गया, खट्टे फल, ठीक है। और इसमें ये बोला जैसे कि अंगूर होते हैं ना, उनपे ये शुष्क कृषि होती है, और गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। कौन सी, गर्मी के महीने में, गर्मी का महीना मतलब, अरे यार, इसमें अंजीर और जैतून पैदा किया जाता है। अब शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल व सब्जी की मांग होती है तो इसी क्षेत्र की आपूर्ति की जाती है। मतलब कि जब अमेरिका और यूरोप के अंदर फल और सब्जी मांगी जाती है तो इसी क्षेत्र में एग्रीकल्चर करके वहां पर दी जाती है। और इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा, शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उसके थ्रू क्या बनाई जाती है, शराब, मदिरा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की।
अब देखो दो है पॉइंट अपने पास, एक ये है चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्य, और दूसरा है सहकारी और सामूहिक। इसे समझना जितना इजी है, ठीक है, उतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है बेटा, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग वक्त पे बताई जाती हैं। क्या बताई गई समझो। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि क्या होती है समझो। तो इसमें बोला गया है सहकारी, कौन सी सहकारी। अभी क्या है, सरकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों को समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि का कार्य संपन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के अंडर में रह के वो अपना काम करते हैं, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब इसी में सामूहिक में क्या होता है बेटा, कि सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, कि अगर सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूरे समाज पे निर्भर रहता है, ठीक है। फिर बोला गया है सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म उत्सुक रहते हैं, मतलब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर फार्म होता है अपने पास। अब इसमें बोला गया है सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख लेते हैं। कहने का मतलब इसमें खेती करेंगे पर छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख लेते हैं। फिर सहकार समिति कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है, मतलब गवर्नमेंट हर तरह से इनकी हेल्प करती है। सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रण करती है, मतलब की क्या होती है, सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रण कंट्रोल करती है उसमें, मतलब कि सहकारी में क्या करेगी, हेल्प देगी और उसमें कंट्रोल करेगी। फिर बोला गया है सहकारी समिति अपने उत्पादनों को अनुकूल शर्त पे बेचती है, मतलब कि ये जो होता है एग्रीकल्चर उसमें उनकी शर्तें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बेचते हैं। और सामूहिक में क्या होता है, सरकार प्राइस कंडक्ट करती है कि भाई ये रहा प्राइस और इस पे आपको बेचना है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे होता है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, यहाँ पे ये होता है। जबकि सामूहिक कृषि कहाँ होती है बेटा, रूस में होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारी चीजें हैं कहाँ कहाँ पे कैसे होती हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर हम देखने पे आए तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी को आता है तो बताओ मेरे को सॉरी, आता है किसी को, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब देखो बेटा बहुत इजी है ये, कहीं आप लोग समझो अरे सर एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में तो बहुत सारे एग्रीकल्चर से कौन कौन से याद करने, जो बता रहा हूँ वो याद कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अब देखो बेटा चलवासी पशुचारण ये क्या होता है, पेस्टोलिस्ट सुना है, पेस्टोलिस्ट जो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने जानवरों को लेके, वो होते हैं, सुना है 9th क्लास में गुज्जर बकरवाल, याद आ रहा होगा धीरे धीरे, चलो ठीक है। ये क्या करते हैं ये लोग कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने जानवरों को लेके जाते हैं, किस चीज के लिए, खाने पानी संसाधनों के लिए। ये पूंजी प्रदान नहीं होते, पशुओं की प्रकृति पे परिवेश में पाला जाता है। कहने का मतलब है इनके पास पैसा नहीं होता, ये पशुओं को नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही पालते हैं। पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है, ठीक है। पशुओं के प्रकार चलवासी पशुचारण में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे सहारा व एशिया में के मौसम में भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। और ये कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप में हुए, मंगोलिया, मध्य चीन, मतलब ये एरियाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे जी, या मैप में आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे में, वाणिज्य में क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, वाणिज्य पशुधन पालक में एक निश्चित स्थान पर विशाल फार्म बनाया जाता है और वहां पे जानवरों को पाला जाता है। और यहाँ ये पूंजी प्रदान होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये लोग वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर विशेष रूप से पशुओं का ध्यान रखा जाता है। और पशुओं के प्रकार क्या हो सकते हैं बेटा, अलग अलग भी हो सकते हैं, विशेष प्रकार का हो सकता है। देखो जैसे कि मान लेते हैं एक गाय को पाल लिया किसी हमने, या भेड़ को बस पाला है, और ये कहाँ पे होता है, न्यूजीलैंड में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन हो सकता है, ठीक है, और अमेरिका में हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना होगा, ओके। सॉरी, अब देखो बेटा अब जो अपना क्वेश्चन है खत्म होने वाला है वैसे तो, खत्म होने वाला है, ओके। हमारे पास अब 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोगों ने पहले एक चीज समझी होगी, नहीं भी समझी तो अब समझ लेना, ठीक है। भूगोल के बारे में समझते हो क्या होता है, भूगोल जानते हो, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या होती है, वो गोल है ना, भूमि है गोल। अब ये क्या होता है समझते थोड़ा सा, चलो बेटा समझते। देखो बेटा हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी,
क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ज्योग्राफी। राइटिंग बहुत गंदी है, ध्यान नहीं देना उस पर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है, किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब बोला गया है कि भाई शुरू में ना हम आदि वो थे, आदिवासी। क्या थे भाई? आदिवासी थे ना? बिल्कुल थे। और हम किस पे डिपेंड रहते थे? नेचर पे। किस पे? प्रकृति पे। और अचानक से हमारे पास तीन आइडियोलॉजी आ गई। क्या आ गई? तीन आइडियोलॉजी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो भाई, जो नई आइडियोलॉजीज है उसके उसे समझो। पहला है देखो संभावनावाद, ठीक है, या संभववाद। अभी क्या है? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। कहने का मतलब है इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन, हम लोग क्या कर सकते हैं? नेचर के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अपने लाभ उठाने के लिए, ठीक है। मानव पर प्रकृति की निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान कर चुका है। कहने का मतलब क्या है कि अब जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, अच्छे लोग हैं ना, शर्म नहीं आ रही है अभी भी? जो हम लोग हैं, हम अभी नेचर पे डिपेंड नहीं है, हम उससे फ्री हो गए हैं, हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब इसमें ये इस आइडियोलॉजी को कौन फॉलो करता है, इस विचारधारा को? तो है विडाल डी ला ब्लाश, और कौन सा है? लूसियन फैले। ओके, इसे मानते हैं। समझ आया? नहीं आया? फिर से समझो। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में संभव है। कहने का मतलब है कि हम लोग ना अपनी इच्छा अनुसार, मतलब हमारी मर्जी कर रही है कुछ, हम चेंज करना चाहते हैं कुछ, पर उसका कुछ फायदा था तभी हम तो चेंज करना चाहते ना, तो हमने उसे चेंज कर दिया। अब हम डिपेंड नहीं है नेचर पे, हम नेचर से आगे निकल चुके हैं। और इसे फॉलो करने वाले कौन है? लूसियन फैले और विडाल दी ब्लास। ओके, अब दूसरी आइडियोलॉजी है बेटा जिसे हम कहते हैं क्या? नियतिवाद। क्या कहते हैं बेटा? नियतिवाद। अब इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण से नियंत्रित माने जाते हैं। कहने का मतलब है इसमें सब कुछ माना जाता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मानव अगर कुछ कर रहा है तो वो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? पर्यावरण के अकॉर्डिंग। मानव की आदिम अवस्था से मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्रकृति पर्यावरण की शक्तियों के द्वारा होता है। मतलब कि अगर ह्यूमन कुछ कर रहा है तो वो नेचर की पावर है, उसके थ्रू ही कर रहा है। अब इसके मुख्य जो सपोर्टर कौन है? रेडजेल, रिटर, हैम्बोल्ट, हर्टिगर्टन। ओके, ये लोग इसके सपोर्टर है। अब बोला गया नीतिवाद समानता मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरण कारकों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए आदिवासी की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन। अब देखो सीधी सी बात है, नियतिवाद में क्या है? नियतिवाद में ये बोला गया है कि हम डिपेंड है पूरी तरह से। बिल्कुल सही है यार, मौसम चेंज होता है, हम कपड़े चेंज करते हैं। अब ये चीज नहीं बोलना ठंड में गंजी पहन के घूमते हो, है ना? अब जब ठंड होगी तो जैकेट पहन के घूमोगे ना। अब मान लेते हैं कोई किसान है, एग्रीकल्चर करना चाहता है, नेचर चेंज हो गया, जलवायु चेंज होगी तो क्या होगा? खराब। तो हम लोग किस पे डिपेंड है? बिल्कुल सही, नेचर पे। अब आता है नव निश्चयवाद। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा? नियतिवाद। अब तीसरा क्या है? नव निश्चयवाद। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग लेवल का है। इसका मतलब लोग ना बड़े पागल से हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी बना के बैठे बड़े। अब देखो इसमें क्या बोला गया? नव निश्चय की विशेषता बताइए। यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करता है और यह पर्यावरण के नुकसान के बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देता है। ये कहता है कि भाई आपको जो करना है करो, पर उससे नेचर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला है इसने। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति से पूरी तरह से निर्भर हो सकता है, ना ही प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र। कहने का मतलब है कि ह्यूमन ना तो पूरी तरह से डिपेंड है, ना ही पूरी तरह से नेचर से फ्री है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियम को मानना पड़ेगा। सही बात है, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो आपको नेचर के जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो उससे क्या होगा? हम सबका विनाश होगा, हम लोग खतरे में आ जाएंगे, है ना? प्रकृति देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम नेचर का यूज कर रहे हैं तो उसकी जो लिमिटेशन उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो यार, हम ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत लगे पड़े हैं। ये हमारे इंग्लैंड भाई साहब थे ना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम उद्योग बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, देखो एक फैक्ट्री बना रहे हैं। जो फैक्ट्री है कौन सी जमीन पे बनेगी? जहां पे जंगल थे, और जंगल के लिए हम क्या करते हैं? सॉरी, फैक्ट्री के लिए जो पेड़ होते हैं, जो वन होते हैं, कट कर देते हैं, जो कि गलत चीज होती है। ओके, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी मेरे को देखने को मिल गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अब इसमें बोला गया है मानवतावादी विचारधारा के आशय मानव भूगोल के
अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतनाओं के विभिन्न पक्षों से जोड़ना है और उसका उदय। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल का कहने का मतलब यह है कि इससे ह्यूमन के वेलफेयर और जो सोशल मतलब की जो थिंकिंग है ना उससे जोड़ना है। इसे इसका राइस ये कब आया 1970 में। कब आया था बेटा 1970। इसके अंतर्गत आवास की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अब इसमें बोला गया है मनुष्य केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल देता है, पारदर्शिक असमानता, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण भी निर्माण पर ध्यान आकर्षित करता है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया ये लोग अपने आवास रहने पे, अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं और ये लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो गए। अभी हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे हैं। रुकिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जनसंख्या वितरण क्या होता है। अब जनसंख्या क्या वितरण क्या होता है, तो इसमें बोला गया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे बोला है जनसंख्या वितरण किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों की स्थानिक व्यवस्था के संदर्भित करता है, मतलब कि जो लोग रहते हैं उन्हें दर्शाता है। इससे विभिन्न क्षेत्र, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के फैलाव के विभिन्नताओं के बारे में पता चल जाता है हमें। अब जैसे ये मान लीजिए कि भाई अमेरिका है, अमेरिका की परसेंटेज हमें पता चल जाएगी, हमें इंडिया के बारे में पता चल जाएगा, हमें रशिया के बारे में पता चल जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें पता चल जाती हैं किससे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, जनसंख्या वितरण। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे अब जनसंख्या वितरण के कारण क्या होते हैं बेटा। जनसंख्या वितरण के कारण, तो देखो बेटा अपने पास जो होते हैं वो ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है पहला रीजन क्या है बेटा, जल की उपलब्धता। अब इसमें बोला गया है जनसंख्या वितरण का जो पहला मेन कारण है वो है वाटर। बिल्कुल सही। अब सीधी सी बात है, एक चीज बताइए मेरे को आप कि जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है, जहां पे पानी होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, जहां पे पानी होगा वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए लोग उस क्षेत्र में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां पे क्या हो, पानी की उपलब्धता हो। जहां पर पानी नहीं होगा वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते, और जहां पे होगा वहां पे रहना पसंद करेंगे। इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। दूसरा है मिट्टी। अब देखो बोला गया है कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी उत्पादन को बढ़ाती है और उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। एशिया में अधिक जनसंख्या का प्रमुख कारण मृदा के उपजाऊपना को माना जाता है, क्योंकि जहां पर एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, सीधी सी बात है। अब एग्रीकल्चर जहां पे होगा वहां पे सॉइल भी अच्छी होगी और वहां पे पॉपुलेशन भी रहेगी। तो जहां पे वाटर होगा, जहां पर सॉइल होगी अच्छी, वहां पे पॉपुलेशन भी अच्छी रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है जलवायु। अब सीधी सी बात यह है जलवायु भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अत्यधिक ठंडे और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मनुष्य के निवास स्थान और सुविधा के अनुकूल होता है। अब देखो जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां पे भी कोई बंदा रहना पसंद नहीं करता, और जहां पे कोई ठंडी मतलब ज्यादा ठंडा होगा, ठंडी होगी, तो वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। तो हम सम जलवायु में रहना पसंद करते हैं, जहां पे ठंड भी हो और गर्मी भी हो, जिसके कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा है भूमि का आकार। अब सीधा एक चीज बताइए कि आप उत्तराखंड जाते हैं घूमने के लिए, क्या उत्तराखंड में लोग ज्यादा है वहां पे रहते हैं, पहाड़ियों पे नहीं रहते? क्यों नहीं रहते, क्वेश्चन है ना ये भी। अच्छा, अब पर हम दिल्ली जैसी जगह देखें जहां पर ना पहाड़ है, कूड़े के ढेर है, पॉल्यूशन है, वहां पर उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रहने को आपको मिल जाएंगे, है ना। अब ऐसा क्या होता है, भूमि के आकार के कारण। अब देखिए सीधी सी बात है, लोग ज्यादातर कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, मैदानी क्षेत्र में, मतलब प्लेन्स एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यातायात के साधन अच्छे होते हैं, कहीं से भी हम आना जाना आसानी से कर सकते हैं। पर पहाड़ी क्षेत्र की जीवन होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से भरा होता है, इसलिए लोग पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र हो, जहाँ पे आना जाना आसानी से किया जा सके। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण। अब इकोनॉमिक रीजंस क्या होते हैं? खनिज। बेटा सीधी सी बात है, जो क्षेत्र खनिज पदार्थ के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध होते हैं वो अपनी तरफ उद्योगों को भी आकर्षित करते हैं। सही बात है, उद्योगों के निर्माण के बाद रोजगार भी मिलते हैं, और जहां पर रोजगार मिलेंगे, अब देखो मिनरल्स है, अब कहीं पे मिनरल्स है, खनिज है,
अब खनिज है तो उद्योग होंगे, उद्योग होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब कि जॉब होगी, तो लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, है ना, पहला। दूसरा क्या है, नगरीकरण। अब देखो बेटा, जहाँ पर शिक्षा अच्छी होगी, जहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होगा, जहाँ पे हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए तो गाँव से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं बेटा, शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की उन्हें फैसिलिटीज मिल जाती है, और फैसिलिटीज मिलने के कारण ही वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तीसरा है औद्योगिक क्रांति। अब देखो सीधी बात वही वाली चीज, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, जॉब। अब सीधी सी बात है, हमारी अपॉर्चुनिटी किसकी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर अगर आप देखो किसी भी नगर के अंदर कि आप अलग अलग तरह का काम कर सकते हो, जैसे कि आप शॉप खोल सकते हो, शॉपकीपर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप पढ़ाई करो, आप ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि आप ई रिक्शा चला सकते हो, या लाइक कुछ भी काम कर सकते हो, या बैंक कर्मी बैंकिंग में बैंक के अंदर काम कर सकते हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, जहां पर जॉब की फैसिलिटीज अच्छी होती है, लिविंग फैसिलिटी अच्छी होगी, वहां पे लोग रहना पसंद ज्यादा अच्छा करते हैं। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक। अब सीधी सी बात है, अब देखो बेटा, ये ना बहुत ही ठीक है, धर्म की हम बात करें। अब देखो सीधी सी बात है, धर्म है। अब एक चीज और, अगर धर्म की हम बात करें तो धर्म में हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर लोगों को शांति मिलेगी, ठीक है, मतलब कि पीस मिलेगा, लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि किसी को भी नहीं चाहिए कि कोई लड़ाई हो, किसी भी तरह का उपद्रव हो, किसी भी तरह का सिविल वॉर हो, जिसके कारण सामाजिक और सांस्कृतिक फ्रीडम के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह। अब जहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होंगी, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं नहीं, जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ पे उपद्रव होते हैं, वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है अपने पास, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब ये क्या है, अब देखो सीधी सी बात है, ये एक एरिया दे रखा है आपको, अब बोला गया है 1 किलोमीटर में या एक, ठीक है, इसमें बोला गया है एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है समझो। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टोटल पॉपुलेशन हमने ले ली, कितनी है अपने पास, ले ली 1.5 लाख। लैंड एरिया क्या है अपने पास, कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें कितने आएंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1500 लोग रहते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब आता है बेटा जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक। ऐसे कौन से 3 घटक है बताओ। देखो सीधी सी बात है, बर्थ रेट, डेथ रेट और अपना माइग्रेशन। तो देखो डेथ और बर्थ के बारे में आप लोग खुद पढ़ोगे, मैं माइग्रेशन के बारे में पढ़ा, है ना। अब माइग्रेशन क्या होता है बेटा, ये होता है प्रवास। अब प्रवास क्या है, प्रवास बेटा होता है जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता है, उसे हम कहते हैं प्रवास। मतलब अनेक कारणों के द्वारा लोग एक स्थान से को बदल के दूसरे स्थान पे जाना रहना पसंद करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रवास। अब ये कैसे होते हैं, ये 4 तरह से, ये गांव से गांव प्रवास कर सकते हैं, शहर से शहर प्रवास, नगर से नगर प्रवास कर सकते हैं, गाँव से नगर कर सकते हैं, और नगर से भी गांव प्रवास कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्रवास। अब देखो जब प्रवासी एक किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रवासी। मतलब कि मैं अपनी लोकल जगह से किसी नई जगह पर गया, मैं प्रवासी हूँ। जब एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, मतलब कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से, मतलब एक यहाँ से चला गया, यहाँ पे तो हम इससे क्या कहेंगे अप्रवासी, और पर यहाँ पे क्या कहेंगे उत्प्रवासी के नाम से जाना जाता है। अब प्रवास के कारण क्या होता है, माइग्रेशन के कारण क्या होते हैं भाई, आपने कभी सोचा है कि मतलब हम माइग्रेशन क्यों करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जलवायु का अच्छा न होना, बेरोजगारी होना, प्राकृतिक आपदा आना बार बार, राजनीतिक उपद्रव मतलब लड़ाई होना, महामारी एपिडेमिक आना, या वहां पर रहने की कोई अच्छी सुविधा का ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते हैं। अब गाँव से हम क्यों आए, क्योंकि वहां पे हर तरह की फैसिलिटी नहीं थी, पर शहर सिटी के अंदर हर तरह की फैसिलिटी, तो हम कहाँ पे आगे बस गए, सिटी के अंदर। वेरी गुड। अब पूछा गया अब कस कर मतलब माइग्रेशन के प्रवास हम मतलब प्रवास हम क्यों करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई शांति रहती है उस जगह पे जहाँ पे हम रहेंगे, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, वहाँ पे जॉब मिलती है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का कोई दिक्कत नहीं होती, क्लाइमेट हमारे अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रहती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, माइग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं हम बेटा, माइग्रेशन करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर जहाँ पे हमें हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी हम वहां पे जाके रहेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, प्रवास। वेरी गुड। और जहां पर नहीं रहेगी वहां से हम उठ के जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसे हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब ये क्या है समझते हैं। तो बोला गया है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पुनर्निर्माण को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली है, उसके पहले अभी की पॉपुलेशन के बारे में बता सकता है, और आगे जो पॉपुलेशन उसके बारे में बताएगा ये, ठीक है। अभी क्या होता है समझते हैं से। अब इसमें बोला गया है कि ये बताता है कि कैसे जब एक समाज ग्रामीण खेतीहर तथा अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनते हैं, तब किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और निम्न उच्च मृत्यु से निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। अब इसकी इसकी तीन दशाएं हैं, तीन अवस्थाएं। जो पहली अवस्था है वो क्या है बेटा, इसमें अधिकतर लोग कृषि कार्य में जुड़े थे। जो पहली अवस्था है, जो फर्स्ट कंडीशन है, उसके अंदर हम लोग किस में जुड़े थे, कृषि में जुड़े हुए थे, जिसमें सभी लोग क्या थे, अनएजुकेटेड थे, बड़े परिवार होते थे, और इनकी उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर, मतलब कि जन्म दर भी बहुत ज्यादा था और मृत्यु दर उससे भी ज्यादा था। तो ये क्या है बेटा, अपनी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या है, इस बोला गया इस अवस्था में घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, मतलब कि मृत्यु दर कम हो जाती है। इस अवस्था में आरंभ में जन्म दर उच्च होता है, लेकिन समय के साथ घटती जाती है। ये अवस्था स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करने के कारण उत्पन्न होती है, और आधुनिक समय पे दुनिया के अधिकतर विकासशील देशों में यही अवस्था नजर आती है। सही बात कि अगर बोला गया पहले मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर उच्च होती है, पर धीरे धीरे समय के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के कारण उत्पन्न होती है, और अधिकतर विकासशील देशों में हमें ये देखने को मिलता है। अब तीसरी अवस्था क्या है बेटा, तीसरी अवस्था, इसमें जनसंख्या के पास तकनीकी ज्ञान होता है, और इस अवस्था में लोग शिक्षित होते हैं और नगरों में रहने लगते हैं, जिसमें कि उन्हें स्वास्थ्य और हर चीज के बारे में पता होता है, जिससे जन्म दर और मृत्यु दर घटकर स्थिर हो जाती है, मतलब कि एक जगह स्टेबल हो जाएगी, ना ऊपर ना ही नीचे, ये एक जगह कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये है अपनी थर्ड सिचुएशन। तो बेटा देखो शुरू के जो अपनी फर्स्ट बुक है, क्या बेटा, अपनी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक के पहले जो 4 चैप्टर है, पहले 4 चैप्टर, उनके क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए, ठीक है, इतने वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के बारे में और सेकंड बुक के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन बस लास्ट, उसके बाद खत्म करते हैं। अब देखो हमारा जो 5th चैप्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि कोई कंपनी है, क्या बेटा, उसमें कोई कंपनी है, पहले आ गया है। क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर, और प्लस में सब्सक्राइब करना है भाई, सबको ध्यान रखना, और करवाओ भी सबसे। हाँ तो देखो भाई, अब क्वेश्चन है कि कोई कंपनी है को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब देखो सीधी से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्लेन आप लोग कर ले रहा हूँ, नहीं आएगा बता देना। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। अब आइसक्रीम की कंपनी खोल रहे हैं, क्लाइमेट क्या होगा, अच्छा होना चाहिए ना। क्या वहां पे पानी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या वहां पे लैंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या यहाँ पे जो सॉइल होगी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या यहाँ पे लेबर हमें मिलनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी लेबर होनी चाहिए। क्या हमें पास में मार्केट चाहिए, बिल्कुल, अगर भाई हमारी कंपनी पास में मार्केट मिल जाए मजे मजे। फिर इसके बाद अगर हमें ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्या बगल में मार्केट हो गया, ओके। क्या क्या पॉइंट हो गए, क्लाइमेट, वाटर, लैंड, सॉइल, लेबर, मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन आ गया। अब इसके बाद फिर से आ गया, देखो सब्सक्राइब करो भाई। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको ये सारे लिखने हैं, और क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई किसी भी उद्योग को अवस्थित, मतलब कि एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, तो आप ये सारे कारक इसमें बताओगे। तो बेटा देखो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई कमेंट करो, लाइक करना हो कर देना, कोई बात नहीं, शेयर करो।